हेलो गाइस। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट। कैसे हो आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का टॉपिक पुली है। ठीक है। तो पुली पढ़ने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है। और इक्विलिब्रियम समझना पड़ेगा। ठीक है। बेस ऑफ सपोर्ट समझना पड़ेगा, टाइप्स ऑफ फोर्स समझना पड़ेगा। तो बेसिक आज हम लोग देखिए पुली टॉपिक तो है लेकिन पुली पढ़ेंगे नहीं आज। ठीक है। पुली पढ़ने से पहले हम लोग इससे पहले हम लोग देखिए जो सबसे बेसिक है ना मैकेनिज्म, जो एक्सरसाइज का सबसे बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे हम पहले। सबसे पहले हम लोग फोर्स पढ़ेंगे। ठीक है। और इसका 2-3 लेक्चर जाएगा एक्सरसाइज का। ठीक है। जो बेसिक रहेंगे उसमें सारा का सारा पॉइंट बेसिक रहेगा, जो हर एक स्टूडेंट के लिए वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है मैकेनिज्म। मतलब कि ये आप तो ये बुक यूज कर रहे होंगे लक्ष्मी नारायण। ठीक है। तो लक्ष्मी नारायण में भी देखिए ये सब पढ़ने से पहले हम लोग जो लीवर हो गया, फलक्रम हो गया, ये सब पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले जो बेसिक जो हम लोग का ज़रूरत है वो पढ़ेंगे चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 में फोर्स सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें। तो फोर्स सबसे पहले हम लोग फोर्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग किसी टॉपिक पे जाएंगे। ठीक है। तो अभी हम लोग फोर्स पढ़ते हैं। ठीक है। जो उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पढ़ेंगे। तो पुली भी पढ़ेंगे, ठीक है, लीवर भी पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। लेकिन पहले बेसिक तो जान लेना। बेसिक अगर नहीं आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आगे कुछ नहीं समझ में आएगा। और मेरा यही कंसेप्ट रहता है कि जब तक ए समझ में नहीं आएगा तब उसके आगे नहीं कुछ बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले फिजियोथेरेपी का पी पता रहना चाहिए कि पी क्या होता है। तो इसीलिए सबसे पहले एक्सरसाइज थेरेपी जब पढ़ने जा रहे हो तो जब पुली पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, लीवर पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग फोर्स को डिस्क्राइब कर लेते हैं, फोर्स पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो बेसिक यही होता है दोस्त। अब आते हैं, देखिए क्या कहता है मैकेनिज्म। ये देखिए बुक से भी मैं पढ़ाऊँगा और इससे भी मैं पढ़ाऊँगा अपना नोट से, हैंड रिटन नोट से। तो आप लोग नोट्स बनाते चलना। ठीक है। बाकी जो मैं बुक से बताऊँगा वो बुक वाला भी पॉइंट इसमें ऐड करते जाना। ठीक है। फोर्स इज दैट विच प्रोड्यूस द मोशन और मॉडिफाइड द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। फोर्स क्या होता है? व्हाट इज फोर्स? पुलिंग एंड पुशिंग इज कॉल्ड फोर्स। हम लोग ये पढ़ के आए थे कहाँ से? जब हम लोग 10th के एग्जाम दे करके आए हैं तो हम लोग इतना पढ़ के आए, पुलिंग एंड पुशिंग इज कॉल्ड फोर्स। लेकिन यहाँ पे जो बदल जाता है स्टेटमेंट, अंडरस्टैंड, फोर्स इज दैट विच प्रोड्यूस द मोशन। मतलब फोर्स किसे कहते हैं? जब तक हम कोई बाहर बल नहीं लगा रहे हैं ना, ये बल, तो तब तक ये मूवमेंट नहीं करेगा। तो वही तो, यही तो फोर्स बोल रहा है ना कि फोर्स इज दैट विच प्रोड्यूस द मोशन। देखो फोर्स लगाए तो ये मोशन प्रोड्यूस किया। ठीक है। तो इस और मॉडिफाइड ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और कोई इसका मॉडिफाइड मोशन मतलब कि कहीं ना कहीं गति प्रदान कर रहा है। जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो गति बढ़ा रहा है, तो इसको हम लोग फोर्स कहते हैं। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आप लोग पढ़ के आए होंगे 12th में स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, तो वो आपको अच्छे से मालूम होगा, जिसमें हम लोग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, अंडरस्टैंड, ये सब हम लोग पढ़ के आए थे। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। ठीक है। देखिए वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है कि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो अब हम लोग समझेंगे कि मैग्नीट्यूड क्या होता है और डायरेक्शन क्या होता है। अगर आप लोग को किसी को पता होगा कि मैग्नीट्यूड क्या होता है या डायरेक्शन क्या होता है तो आप बता सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बीच में। मैग्नीट्यूड अगर हम बोलते हैं कि 12 वाट, ठीक है, या 12 केजी, ठीक है, तो इसमें मैग्नीट्यूड क्या हुआ, और मतलब डायरेक्शन अगर हम बोलते हैं ना कि 15 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, तो इसमें मैग्नीट्यूड क्या हुआ और डायरेक्शन क्या हुआ। अंडरस्टैंड, हर एक चीज़ का देखिए, ये जो शुरुआत वाला जो अंक दिख रहा है ना, ये आपका मैग्नीट्यूड हो जाता है, और ये वाला जो अंतिम वाला अंक दिख रहा है ये आपका डायरेक्शन हो गया। ठीक है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में अंतर आपको समझ में आ गया। तो यही चीज़ होता है। देखिए तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? विच हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, अंडरस्टैंड। और यहीं पे अगर स्केलर क्वांटिटी रहता, ठीक है, तो वो क्या होता है? ओनली उसके पास मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है। अब देखिए ये फोर्स, फोर्स कितने तरह के होते हैं?
दो तरह के फोर्स होते हैं, एक स्टैटिक फोर्स होता है और एक डायनेमिक फोर्स होता है, ठीक है। तो स्टैटिक फोर्स क्या कहते हैं और डायनेमिक फोर्स क्या कहते हैं, ये हमको समझ में आना चाहिए, ठीक है दोस्त। तो बुक में भी एकदम सेम लिखा हुआ है, बस आपको यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई थोड़ा करके अपने नोट से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो स्टैटिक फोर्स और डायनेमिक फोर्स कहने का मतलब ये हुआ दोस्त कि कोई व्यक्ति अगर चल रहा है तो वो चल रहा है, चलने के समय उसको हम क्या कहते हैं, डायनेमिक। और कोई अगर रुका हुआ है व्यक्ति तो उसको हम स्टैटिक कहते हैं। तो इसका मतलब कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है वो चल रहा है उसको हम लोग डायनेमिक फोर्स कहेंगे, और कोई अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है उसको हम स्टैटिक फोर्स कहेंगे। तो स्टैटिक फोर्स में क्या होता है, द फोर्स एक्ट ऑन द स्टेबल और द बॉडी विच इज इन इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी इन रेस्ट। मतलब कि कुछ ऐसा फोर्स है जो रेस्ट में रहता है, ठीक है। द फोर्स एक्ट ऑन द स्टेबल, मतलब देखो यार, अगर कोई भी बॉडी अगर शांति से रुका हुआ है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्टैटिक फोर्स। बात इतना समझो, बात यही है, क्लियर। और जो डायनेमिक फोर्स, व्हेन द बॉडी इज इन द मोशन, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक फोर्स। अब फोर्स का जो डिफिनेशन होता है तो हम लोग तो समझ लिए, लेकिन एक फॉर्मूला होता है फोर्स का, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन आप लोग पढ़ के आए होंगे ट्वेल्थ में, सब चीज़ ट्वेल्थ में आप पढ़ के आए। फोर्स क्या होता है, मतलब फोर्स मतलब क्या होता है, बल। बल बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, अंडरस्टैंड। तो एक्सेलरेशन किसको कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए, आप कमेंट में बताइएगा एक्सेलरेशन किसको कहते हैं, ठीक है। तभी हम जानेंगे कि आप मेरा लेक्चर देखते हैं, अन्यथा हम नहीं जानेंगे कि आपको लेक्चर ये देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, ठीक है। फोर्स इज मेजर इन द न्यूटन। फोर्स का जो हम लोग मेजर करते हैं वो किस में करते हैं, न्यूटन में मेजर करते हैं। इट हैज़ मैग्नीट्यूड मीन्स, देखिए इट हैज़ डायरेक्शन। फोर्स इसमें जो है ना, इसके पास, फोर्स के पास, इसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन दोनों है। तो ये देखिए फोर्स जो है, मैग्नीट्यूड कहने का मतलब मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ द एरो, ठीक है, एंड डायरेक्शन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द एरो, अंडरस्टैंड। तो अब ये पॉइंट लिख लेना आप लोग अगर चाहो तो, बाकी तो ये सब लिखना ही है एग्जाम में अगर फोर्स पूछता है तो, ठीक है। अब आते हैं लीनियर फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स। कितने तरह के फोर्स होते हैं, देखिए इसमें भी वही चीज़, सब चीज़ लिखा हुआ है। देखिए आपको इसमें शायद दिखेगा नहीं, थोड़ा हाँ ऐसे करते हैं दिखेगा, ठीक है। तो इसमें स्टैटिक फोर्स, डायनेमिक फोर्स, ठीक है, इक्विलिब्रियम वगैरह लिखा हुआ, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, सब इसी से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अब आते हैं लीनियर फोर्स, मतलब लीनियर फोर्स कहते किसको है, ठीक है। आखिर कितने तरह के फोर्स होते हैं, तो एक तो देखिए पहला लीनियर फोर्स हो गया, दूसरा पैरेलल फोर्स, तीसरा रोटेशनल फोर्स, चौथा कॉनकरेंट फोर्स, पांचवा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, छठा लाइन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके फोर्स को देखेंगे, ठीक है। तो लीनियर फोर्स किसको कहते हैं, इफ एनी टू फोर्स आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन एंड द प्रोड्यूस द स्ट्रेट लाइन मोशन इज कॉल्ड लीनियर फोर्स। नहीं समझ में आया, कुछ नहीं समझ, देखिए कैसे समझना है इसको। अगर हम आपको बता देता हूं मैं, एक मिनट, थोड़ा व्हाइट पेज निकाल लूं। ये देखिए लीनियर फोर्स समझने का अर्थ क्या है, पहले समझना है कि लीनियर फोर्स कहते किसको है। तो इफ द टू फोर्स आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन एंड प्रोड्यूसेस द स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर फोर्स। देखिए लीनियर फोर्स ये है ना, जैसे मान के चलो कि ये ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है और इसको, इस पे ये बल इधर से लग रहा है, ठीक है, और एक और बल इस पे ये लग रहा है, ठीक है। दोनों एक ही साइड फोर्स लग रहा है और दोनों मिलकर के एक लाइन बना रहा है। जैसे ये दोनों मिलकर के क्या बना रहा है, एक लाइन बना रहा है, तो इसको बोलेंगे लीनियर फोर्स। सेम डायरेक्शन में लग रहा है, ये भी फोर्स इसी डायरेक्शन में, ये भी फोर्स इसी डायरेक्शन, दोनों फोर्स इसी पे लग रहा है, इसी ऑब्जेक्ट पे, तो इसको हम लोग लीनियर फोर्स कहते हैं। अब देखिए ये बुक में क्या लिखता है, ध्यान समझना आप। देखिए लिखा है कि when two forces are acting on an object in same direction, understand, produces the linear motion and the force are said to be the pushing linear force। समझ में आ गया, मतलब पुशिंग लीनियर फोर्स, धक्का दे रहा है, ठीक है। तो इसको हम पुशिंग लीनियर फोर्स कहते हैं। सेकंड में, ए में तो एग्जांपल में ये लिखा है, बी में एग्जांपल में क्या लिखा है दोस्त, व्हेन द टू फोर्स पुल एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन इट प्रोड्यूसेस द लीनियर मोशन। अगर यही ऑब्जेक्ट, देखिए ध्यान समझना, यही ऑब्जेक्ट को हम कोई खींच रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, कोई खींच रहा है पकड़ के, एक और व्यक्ति ये इसको खींच रहा है और ये भी फोर्स, एक और फोर्स इसको इधर से खींच रहा है, तो दोनों खींच रहा है, तो दोनों मिलकर एक फोर्स लगा रहा है, एक लाइन बन रहा है, तो इसको लीनियर फोर्स कहते हैं, ठीक है। इसको पुलिंग
पुशिंग फोर्स कहा, इसको क्या कहा, पुशिंग मतलब धक्का दे रहा है, इसको खींचने वाला, तो मतलब पुलिंग फोर्स। तो देखिए यहाँ पे पुलिंग लीनियर फोर्स बोला कि नहीं बी में, और ए में पुशिंग लीनियर फोर्स। अब आते हैं तीसरा फोर्स में, देखिए इसी में तीसरा में क्या लिखता है, व्हेन टू फोर्स, देखिए ध्यान समझना, व्हेन टू फोर्स आर एक्टिंग अपोजिट टू ईच अदर। देखिए अब यहीं पे एक इसमें क्या कर रहा है, व्हेन टू फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू ईच अदर, दोनों फोर्स हैं, मान के चलो 5 न्यूटन इधर से लग रहा है, 5 न्यूटन इधर से लग रहा है। देखिए ध्यान से समझना, व्हेन टू फोर्स एक्टिंग ऑन अपोजिट टू ईच अदर विद द इक्वल मैग्नीट्यूड, बता दिया ना, 5 एंड 5 दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड लग रहा है। तो जब दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड लग रहा है तो दोनों मिलकर के क्या बनाएगा, एक लीनियर फोर्स बनाएगा। ठीक है, क्या बनाया, लीनियर फोर्स बना दिया। तो यही चीज़ है इसमें। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, लीनियर फोर्स कंप्लीट हुआ, अगर नहीं कंप्लीट हुआ तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, फिर से इसको हम बताने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं पैरेलल फोर्स। देखिए पैरेलल फोर्स में क्या कहता है कि द टू, ध्यान से समझना दोस्त, द टू इक्वल मैग्नीट्यूड आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन एंड द सेम प्लेन विद द काउंटर फोर्स इन द मिडिल लाइन। ठीक है, देखिए इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, सीसा। ठीक है, सीसा आप शायद आप देखे होंगे और शायद आप स्कूल में खेले भी होंगे इस पे। ठीक है, सीसा एक, देखिए खेलने का ये जो है, ये वाला आप लोग शायद खेले होंगे, तो इसी को बोलते हैं इसमें पैरेलल फोर्स। अब देखिए पैरेलल फोर्स में क्या कहता है ये, ध्यान से समझिएगा पैरेलल फोर्स, द टू, देखिए ध्यान से समझिए, इसमें लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, द टू इक्वल मैग्नीट्यूड बोल दिया दोस्त, इक्वल मैग्नीट्यूड आर एक्टिंग इन द, ध्यान समझना, इक्वल मैग्नीट्यूड आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। देखिए ध्यान से समझना, टू इक्वल फोर्स एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, जिसका देखिए ध्यान से समझो, देखिए इक्वल फोर्स है, पहले तो समझना है कि टू इक्वल मैग्नीट्यूड है, एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, इक्वल भी मैग्नीट्यूड है और सेम डायरेक्शन में लग भी रहा है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में लग भी रहा है और सेम प्लेन में भी लग रहा है विद द काउंटर फोर्स इन द मिडिल, दैट इज कॉल्ड पैरेलल फोर्स। और इसका एग्जांपल है सीसा, ये देखिए। ठीक है, ये इक्वल मैग्नीट्यूड है, ये अनइक्वल मैग्नीट्यूड है, मतलब इसका अब मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तभी तो एक नीचे आ जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है। ठीक है, ऐसे हो रहा है। अब देखना ये है कि पैरेलल फोर्स तो समझ में आया, इसका एग्जांपल सीसा है, लिख देना, डायग्राम भी इसी तरह आप लोग को ड्रा करना। तीसरा है रोटेशनल फोर्स। रोटेशनल फोर्स में क्या होता है, इन द पैरेलल फोर्स एनी ऑफ द फोर्स इज ग्रेटर देन रिजल्टेंट ऑफ द रोटेशनल फोर्स इज सेड टू बी द रोटेशनल फोर्स। देखिए रोटेशनल फोर्स में ज़्यादा कुछ नहीं है, देखिए ये एक डायग्राम है जिसमें पकड़ के अगर फोर्स हम लगा रहे हैं तो रोटेशनल फोर्स, मतलब चारों तरफ फोर्स लग रहा है, ऐसे देखिए घुमा रहे हैं तो चारों तरफ फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो रोटेशनल फोर्स यही बोल रहा है कि इन द पैरेलल फोर्स ऑफ एनी वन ऑफ द फोर्स इज ग्रेटर देन द अदर रिजल्टेंट ऑफ द रोटेशनल, दैट इज सेड टू बी द रोटेशनल फोर्स। ठीक है, और में करके एक और डिफिनेशन दिया, इफ द टू डिफरेंट मैग्नीट्यूड फोर्स एक्टिंग ऑन द डिफरेंट पॉइंट्स, बोले ना चारों तरफ, मतलब हर एक पॉइंट पे डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ द डिफरेंट पॉइंट पे लग रहा है ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिजल्टेंट इन द रोटेशनल मूवमेंट, दैट इज कॉल्ड रोटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो रोटेशनल फोर्स आपको समझ में आया। कॉनकरेंट फोर्स क्या होता है दोस्त, इफ द टू फोर्स आर एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इन द डिफरेंट डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको एक बंदा इधर से खींच रहा है, ठीक है, एक बंदा इधर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स आता है ना बीच वाला जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये देखिए ये जो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉनकरेंट फोर्स। इफ द टू फोर्स ऑफ एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इन द डिफरेंट डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये देखिए ये इसका परपेंडिकुलर इस पे है, मतलब ये 90 डिग्री बना रहा है परपेंडिकुलर, तो इसका जो रिजल्टेंट आ रहा है ना, सारा वेक्टर, सारा खेला क्या है, फिजिक्स का, वेक्टर का। ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट आ रहा है इसी को बोलते हैं कॉनकरेंट फोर्स। अब आते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखिए जब तक आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी और लाइन ऑफ ग्रेविटी नहीं समझेंगे ना, तो आपको कोई ना तो लीवर समझ में आएगा, ना तो पुली समझ में आएगा, ना कुछ इक्विलिब्रियम समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए, बहुत ही जरूरी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी और लाइन ऑफ ग्रेविटी समझने की। लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, लेकिन समझ के जाना है यहाँ से। ठीक है, अब आते हैं बेस ऑफ सपोर्ट। ठीक है, तो बेस ऑफ सपोर्ट हम लोग पढ़ेंगे। देखिए बेस ऑफ सपोर्ट कहते किसको है, यहाँ से देखिए लिखा है, देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी और लाइन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है,
ये पढ़ने के बाद फिर बेस ऑफ सपोर्ट पढ़ेंगे। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एन इमेजिनरी पॉइंट, ध्यान से समझना, इज एन इमेजिनरी पॉइंट एट विच द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कंसंट्रेटेड। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर हम मान के चलो कि एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो इसमें लिखा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी में इमेजिनरी पॉइंट एट विच द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज कंसंट्रेटेड। अगर कोई बंदा खड़ा है तो इसका जो टोटल जो मास कंसंट्रेटेड होगा कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड होगा, तो इसी को हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब मान के चलो ये ऑब्जेक्ट है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, कहीं ना कहीं ये एकदम मिडिल में होगा, बीच में होगा, ठीक है, तभी तो इसको सीओजी बोलेंगे कि सीओजी यहाँ है। अगर यही ऑब्जेक्ट अगर मान के चलो कि कुछ बड़ा है कुछ छोटा है, कहीं ये ऑब्जेक्ट है, मान के चलो कि ये ऑब्जेक्ट में इधर इधर ये साइड में इसका वेट ज़्यादा है, ये साइड में वेट कम है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर शिफ्ट करेगा, जिधर वेट ज़्यादा होगा उधर सेंटर ऑफ ग्रेविटी उधर शिफ्ट करेगा। तो यही चीज़ इसमें लिखा हुआ, आप जब यहाँ पढ़ा रहे हैं तो ये बुक जरूर पढ़ना, आप अगर ये बुक नहीं है तो परचेज कर लेना, ठीक है। लाइन ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? एन इमेजिनरी वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी। देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो ये हुआ, मान के चलो ये ह्यूमन बींग्स है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीचों बीच है यहाँ पे, ठीक है। और इसी को जो इमेजिनरी लाइन जो एक आता है ना, इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ ग्रेविटी। देखिए एलओजी लिखा हुआ है, यहाँ सीओजी लिखा हुआ है, यहाँ एलओजी। तो जो इमेजिनरी लाइन आ रहा है ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होते हुए, उसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो इमेजिनरी वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। अब आते हैं बेस ऑफ सपोर्ट। तो बेस ऑफ सपोर्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्त कि बेस ऑफ सपोर्ट, देखिए बेस ऑफ सपोर्ट क्या कहता है? बेस ऑफ सपोर्ट मीन्स द एरिया सपोर्टेड बीनीथ द ऑब्जेक्ट। मतलब कि जो मान के चलो कि ये इसका बेस ऑफ सपोर्ट, इसका बेस ऑफ सपोर्ट दोनों का अलग अलग होगा। इसका बेस ऑफ सपोर्ट ये है, ये पॉइंट है, ये पूरा चारों तरफ इसका बेस ऑफ सपोर्ट है, इसका बेस ऑफ सपोर्ट लंबा ये चौड़ा है, ठीक है, इसका एरिया ज़्यादा है। लेकिन इसी का बेस ऑफ सपोर्ट अगर रखते हैं तो ये देखिए लेंथ में तो ये ज़्यादा है, ठीक, लेकिन अगर ये बेस ऑफ सपोर्ट अगर विड्थ में कहते हैं तो इसका बेस ऑफ सपोर्ट कम है इन कंपेरिजन टू इसका, ठीक है। तो देखिए बेस ऑफ सपोर्ट क्या कहता है? बेस ऑफ सपोर्ट मीन्स द एरिया सपोर्टेड बेनीथ द ऑब्जेक्ट व्हेन इवर बेस ऑफ सपोर्ट इज मोर द स्टेबिलिटी विल बी द मोर। अगर मान के चलो कि इसका स्टेबिलिटी और इसका स्टेबिलिटी, किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है? देखिए इस स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा है? ये स्टेबल नहीं रह सकता क्योंकि इसका बेस ऑफ सपोर्ट ज़्यादा नहीं है। लेकिन यहीं पे अगर सॉरी, ठीक है, अगर इसी का अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसका बेस ऑफ सपोर्ट देखिए ये आराम से पड़ा हुआ है यहाँ पे, है कि नहीं? तो बेस ऑफ सपोर्ट अगर जिसका ज़्यादा रहता है दोस्त तो वो ये लिखा हुआ है कि वेन एवर द बेस ऑफ सपोर्ट इज मोर द स्टेबिलिटी विल बी द मोर। अंडरस्टैंड? नाउ कम टू द पॉइंट, बेस ऑफ सपोर्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखिए ये सब आपको पता रहना चाहिए, वाइवा में यही सब पूछता है दोस्त, ठीक है। अब आते हैं बेस ऑफ सपोर्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो बेस ऑफ सपोर्ट अगर ज़्यादा है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम होगा, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम है तो बेस ऑफ सपोर्ट ज़्यादा होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करने का मतलब क्या, स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो बेस ऑफ सपोर्ट ज़्यादा होगा, अगर बेस ऑफ सपोर्ट ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, अगर स्टेबिलिटी कम है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा है तो बेस ऑफ स्टेबिलिटी कम होगा। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, कल का लेक्चर में इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे और लीवर। फिर इक्विलिब्रियम स्टार्ट करके थोड़ा इक्विलिब्रियम देख लेंगे, फिर लीवर स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग पुली पे आएंगे दोस्त, ठीक है। न्यूटन लॉ भी पढ़ना है, तो एक एक पॉइंट करके पढ़ेंगे ताकि हमको अगला लेक्चर समझ में आए। थैंक यू, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें बच्चों के बीच में। अंडरस्टैंड? थैंक यू।